नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। शाम के 7 बज रहे हैं और अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज के साथ। पहली खबर पर सीधा नजर डालते हैं। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत तैयार है, एक्शन में है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी है। भारत की चुनौती से पाकिस्तान में खौफ का साया इतना गहरा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार फायरिंग कर रहा है। देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान पहलगाम हमले का उससे चुन चुन कर बदला लेगा। पाकिस्तान यह भी जानता है कि हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। तभी घबराया पाकिस्तान बॉर्डर पर घूम घूम कर फायरिंग कर रहा है। इस बीच बर्फ की सफेद वादियों में एनडीटीवी की टीम भी पहुंच गई, उसी बारामूला सेक्टर में जहां कुछ दूर आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। एनडीटीवी इंडिया पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला सेक्टर में। एलओसी मेरे पीछे कुछ ही किलोमीटर्स आगे है और इस इलाके में आर्मी का कहना है कि बहुत बड़े सीजफायर वायलेशंस हुए हैं। 5 रात तक सीजफायर के उल्लंघन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हुए हैं और वो एक एस्केलेशन ट्रैक पे चल रहा है। बारामूला से ये एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां से एनडीटीवी हर तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग कर रहा है तो भारत भी उसका माकूल करारा जवाब दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती को भी सुन लिया है और हर हिंदुस्तानी की जुबान से बदले के भाव को भी सुन रहा है। पाकिस्तान को पक्का यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, तो भारत में इसकी पुख्ता तैयारी है। अब जानिए कि कैसे पाकिस्तान को इसका डर सता रहा है और क्या क्या किया जा रहा है। हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारत की हर गतिविधि पर पाकिस्तान की पैनी नजर है। एलओसी पर पाकिस्तान ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। देखिए, भारतीय हवाई हमलों का पता लगाने की लगातार कोशिश। सियालकोट सेक्टर में अपने रडार सिस्टम को आगे बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने। फिरोजपुर सेक्टर में भारतीय गतिविधियों को ट्रैक करने की भी कोशिश कर रहा है वो। और वहीं फिरोजपुर सेक्टर अग्रिम जगहों पर सेना की तैनाती है पाकिस्तान की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 58 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बड़ी तैयारी है। और चोर छावनी में एक टीपीएस 77 रडार साइट स्थापित किया जा चुका है। टीपीएस 77 मल्टी रोल रडार बहुत ही सक्षम रडार प्रणाली है और दुनिया भर में हवाई यातायात की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो भारत की पूरी तरह से तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान बेचैन है और उसे पक्का यकीन है कि भारत जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। इस खबर से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। एलओसी की बात कर लेते हैं। एलओसी पर बारामूला सेक्टर में एनडीटीवी की टीम ने कई घंटे गुजारे, बर्फ की सफेद पहाड़ियों का जायजा लिया, तो पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनी भी रही। अब देखिए, हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान बौखलाहट में लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है, लेकिन मौके पर सैलानियों का हुजूम उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है और भारत भी गोली का जवाब गोले से दे रहा है। पाकिस्तान ये जान ले कि उसकी गीदड़ भभकी से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। बारामूला सेक्टर में एलओसी पर हिंदुस्तान उसे माकूल जवाब दे रहा है, तो एनडीटीवी की टीम ने सैलानियों के हुजूम से भी मुलाकात की और पहलगाम हमले के बाद उनके मन में किस तरह का खौफ है जानने की कोशिश की। We found here everything is normalized. All are enjoying here. हम स्केर्ड क्यों रहेंगे? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। डरना किसका है? हम सब अपने हैं। हम सब अपने हैं। आतंकवादियों का एक ही मकसद था कि भारतीय लोगों के मन में डर पैदा करे। वो डर दूर करने के लिए हम सभी भारतीय लोगों ने कश्मीर में आना चाहिए। When we come, we should never go back. This is part of India. We should never go back. इन तस्वीरों से आपको साफ दिख रहा होगा कि हिंदुस्तान का हर एक शख्स सरकार के साथ है, भारत की सेना के साथ है और पाकिस्तान को अपने अंदाज में माकूल जवाब दे रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान भारत के रडार पर है। भारत कूटनीति से लेकर डिजिटल स्ट्राइक तक दुश्मन पर सब कुछ आजमा रहा है। बौखलाहट में पाकिस्तान ने 5वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया है और इस हिमाकत का भारत मुंह तोड़ करारा जवाब दे रहा है। इस वक्त पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। पहलगाम पर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। आतंक परस्त पाकिस्तान पर भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइक की। अब बौखलाहट में पाकिस्तान सरहद पर बारूद सुलगाकर बैठा है। 5वें दिन फिर एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की।
पांचवें दिन फिर से सीज फायर उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने भारत के सरहद पर पाक की बारूदी साजिश, कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर में फायरिंग की। पाकिस्तान की इस हिमाकत का भारत मुंहतोड़ करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की एक एक गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। पाक की ये नापाक हरकत प्रमाण है कि मोदी सरकार के कड़े और बड़े फैसले पाकिस्तान का हलक सुखा रहे हैं और बौखलाहट में पाकिस्तान सरहद पर गोलियां बरसा रहा है। चलिए इस खबर पर और अपडेट जानने का वक्त है और आप सभी को लिए चलते हैं अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, इस बैठक का लब्बो लुबाब क्या है, इस वक्त क्या है ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के लिए? देखिए, करीब 1.5 घंटे बैठक चली है। बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकल गए। बैठक में क्या हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत ने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद अपने जो मिलिट्री ऑप्शन से क्या एक्सरसाइज करेंगे उसके बारे में निश्चित तौर पर इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार पहली CCS से लेकर कल जो CCS होने जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके बीच में लगातार बैठकों का सिलसिला चला है। कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 40 मिनट तक PM मोदी के साथ रहे। उनकी बैठक जो CDS उनके साथ भी हुई, सेना प्रमुखों के साथ भी राजनाथ सिंह की बैठक हुई और उसके बाद अब जितने विकल्प हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। कल CCS की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, उसके साथ साथ CCPA की बैठक भी होगी, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है। इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। माना जा रहा है कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो भी रिपरकशंस होंगे फैसलों की, उनके बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में फैसले किए जाएंगे। तो कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज ये जो बैठक हुई है, माना जा रहा है कि कल की बैठक के लिए पूरा ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया गया कि भारत अब आगे पहलगाम का जो हमला हुआ है उसका बदला लेने के लिए, और जैसा कि खुद PM मोदी ने मधुबनी में कहा था कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाने के लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी, इस पर कल फैसला निश्चित तौर पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका। जो भी खबर होगी इस खबर से जुड़ी हुई सबसे पहले अखिलेश शर्मा के साथ आप NDTV पर ऐसे हासिल करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। इस बड़ी बैठक के साथ बुधवार को एक और बड़ी बैठक की तैयारी भी है। देखिए, सुबह 11 बजे फिर सुरक्षा मामले की समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पहलगाम हमले के बाद ये CCS की ये दूसरी बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले संभव। पहलगाम पर बदले का प्लान तैयार है, एक्शन का इंतजार है। मोदी सरकार सुपर एक्टिव है। भारत ने साफ कर दिया है, आतंकियों का खात्मा किया जाएगा, दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। PM मोदी खुद सुरक्षा तैयारियों की एक एक डिटेल्स ले रहे हैं। 30 अप्रैल को सरकार बड़े और कड़े फैसले पर मंथन करने जा रही है। मंथन से निकलेगा बदले का फॉर्मूला। 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे CCS यानी सुरक्षा मामले की समिति की अहम बैठक होगी। PM मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक हफ्ते में CCS की ये दूसरी बड़ी बैठक होगी। मीटिंग में PM मोदी के अलावा कौन कौन शामिल होगा, अब ये भी जान लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीतनराम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल और राजमोहन नायडू समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है इस मीटिंग में कोई और कड़ा फैसला निकलेगा। तो देखिए, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है, यानी फ्री हैंड। नतीजा यह कि सेना ने पूरे कश्मीर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ सर्च अभियान चला दिया है। आतंकियों का मिटेगा नामो निशान, चुन चुनकर आतंकियों का होगा सफाया। इसी टारगेट के साथ कुपवाड़ा के जंगलों में आर्मी की स्पेशल फोर्स आतंकवादियों को तलाश रही है। NDTV की टीम भी लगातार सेना के साथ खड़ी है। करालपुरा पुलिस थाने से हम जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG के साथ एक लाइव ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं। तो हम कुपवाड़ा के आगे जंगलों में पहुंच गए हैं और ये देखिए कि जो SOG ग्रुप के जवान हैं वो यहाँ पर भागते हुए आ रहे हैं। जो आतंकवादी हैं वो ऐसे ही इलाकों में छुपते हैं, कैविटी बनाते हैं और फिर उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको यहाँ पर रसद और जो बाकी सामान है वो भेजते हैं। देखिए, हमें इशारा किया कि आप नीचे लेट जाइए, तो हम नीचे लेट गए हैं और यहाँ पर देखिए लगातार हथियारबंद कमांडोज एक एक मूवमेंट पर, संदिग्धों की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं।
सेना की बख्तरबंद गाड़ियां धूल उड़ा रही हैं, तो एसओजी कमांडोज पूरी तैयारी के साथ आतंकवादियों को रसातल में पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। पहलगाम की आतंकी वारदात के खिलाफ कश्मीर घाटी में भी विरोध के सुर खूब सुनाई दिए हैं। जी हां, कुपवाड़ा में एलओसी के पास रहने वाले कुछ गांव वाले भी मायूस नजर आए। देखिए रिपोर्ट। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहां शांति थी, लेकिन पहलगाम की आतंकी वारदात ने सब खत्म करके रख दिया। घाटी में तेजी से बढ़ते टूरिज्म और यहां की अर्थव्यवस्था को भी टारगेट किया गया है। यह कहना है कश्मीर के उन लोगों का जो कुपवाड़ा में एलओसी के पास रहते हैं। एनडीटीवी से मुखातिब होते हुए इन लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। ये आतंक के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। इनका साफ कहना है घाटी से आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। जिस तरह का अटैक हुआ है पहलगाम में, क्या कहना आपका इस पर? सर, अटैक किसी भी इंसानी जान का नुकसान होना ये तो गलत बात है। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है सर। जो भी हो ये बहुत गलत हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारे परदेशी भाइयों को मार दिया, अब इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इन कातिलों को सामने निकालो। इनका मानना है कि पहलगाम में सैलानियों को निशाना बनाना शर्मनाक था। साथ ही जिस तरह से दूसरे राज्यों में पढ़ने गए कश्मीरी बच्चों को निशाना बनाया गया, ये उसके भी खिलाफ नजर आए और ये विरोध जायज भी है। देखिए, पहलगाम हमले को लेकर एनआईए सुपर एक्टिव मोड में है और जांच में हमले की हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। जी हां, आज हमले वाली जगह पर एनआईए ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया ताकि जल्द ही गुनाहगारों के गिरे वहां तक पहुंचा जा सके। पहलगाम में एग्जैक्टली क्या हुआ था? कहां से आतंकी आए? कहां से पहली गोली चली? कैसे पहलगाम की धरती 26 बेगुनाहों के खून से लहूलुहान हुई? देश की सबसे तेज तर्रार एजेंसी एनआईए इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी है। पहलगाम में एनआईए की टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। सूत्रों का दावा है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान वारदात की जगह काम करने वाले स्थानीय लोगों से भी बात की गई है। इसके अलावा जिन सैलानियों और स्थानीय लोगों के कैमरे में आतंकी कैद हुए, उनसे भी एनआईए पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा वीडियो फुटेज को आधार बनाकर टेक्निकल एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद आज एक और बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर स्टेट ने कई पर्यटक स्थलों को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला कि अभी घाटी में आतंकवादियों के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं और पर्यटक स्थल टारगेट बन सकते हैं, लिहाजा यह कदम उठाया गया। 22 अप्रैल दिन मंगलवार, यह वो स्याह तारीख थी जब तरक्की के पथ पर फराटा भरते जम्मू कश्मीर के सीने पर कायरता का क्रूर हुआ। बौखलाहट में आतंकी कुछ भी कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा इनपुट मिला है। एहतियातन जम्मू कश्मीर में कई पर्यटक स्थलों को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया है। कश्मीर में अब तक ऐसे 48 रिसोर्ट्स हैं जिन्हें बंद किया गया है। दूधपथरी, बेरीनाग जैसे पर्यटक स्थल बंद रहेंगे। गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल झील जैसे संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर पुलिस की खास टीमें और एंटी फिदाइन दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। वैसे आमतौर पर भी घाटी में आतंकी घटनाओं के बाद सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, घाटी में आधा दर्जन से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट बंद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए गए हैं। तो पहलगाम हमले पर एनआईए जबरदस्त एक्शन में है। एनआईए ने जिपलाइनर ऑपरेटर को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ जारी है। हमले के बाद जिपलाइनर का वीडियो वायरल हुआ था। जिस जिपलाइनर ऑपरेटर पर शिकंजा कसा है, वो क्यों कसा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम की फिजाएं जब गोलियों से गूंज रही थी, ठीक उसी वक्त जिप लाइनर पर एक पर्यटक सवार हो रहा था। जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल उससे ठीक पीछे खड़ा था। गोलियां चल रही थी और जिप लाइनर ऑपरेटर कुछ ऐसा बोल रहा था जिससे वो एनआईए के रडार पर आ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैर लंबा करें।
वायरल वीडियो पर एनआईए की नजर पड़ी। मुजम्मिल को हिरासत में लिया गया। अब उससे पूछताछ चल रही है। पूछा जा रहा है कि जब गोलियां चल रही थीं, तो उसने पर्यटक को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? जिप लाइनिंग क्यों कराई गई? मुजम्मिल 24 घंटे से एनआईए की गिरफ्त में है। जिस शख्स को मुजम्मिल ने जिप लाइनर पर छोड़ा था, उसकी पहचान अहमदाबाद के ऋषि भट्ट के तौर पर हुई है। अब एनआईए कड़ियों को जोड़ रही है। एनआईए घटना पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार बड़े और कड़े फैसले ले रही है। इससे पाकिस्तान बौखला उठा है। अब पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यह है, क्या खबर है बताएंगे आशुतोष। बिल्कुल विकास, पाकिस्तान ने सेना की वेबसाइट हैक करने की कोशिश की और सेना की वेबसाइट हैक करने की कोशिश नाकाम हुई। जहां पिछले 2-3 दिन में 2 बार कोशिश हुई और पाकिस्तान की तरफ से वेबसाइट हैक करने का यह प्रयास किया गया और आज भी पाकिस्तानियों ने हैक करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी है। सेना की वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने बाकायदा एक खलीफा नाम के हैकर को इसके लिए हायर किया था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि भारत में जो तमाम साइबर एक्सपर्ट हैं उनको पहले से इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान किस तरह से हरकतें कर सकता है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ, एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। पहलगाम पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का हुक्का पानी क्या बंद किया, पाकिस्तान पर कूटनीतिक और डिजिटल स्ट्राइक क्या हुई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वेबसाइट वॉर छेड़ दिया, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की नई करतूत क्या है, ये भी जानिए। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के साइबर स्पेस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कल्याणकारी योजनाओं और शैक्षिक संस्थानों की वेबसाइट हैक करने की नाकाम कोशिश भी की गई। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने हैकर इंटरनेशनल ऑफ खलीफा नाम के ग्रुप को भारत की वेबसाइट हैक करने का टेंडर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान के साइबर सुरक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। खुलासा ये भी हुआ कि पाकिस्तान ने आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर और एपीएस रानीखेत की वेबसाइट को भड़काऊ प्रचार के लिए टारगेट किया, लेकिन नाकाम रहा। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में सेंध लगाने की कोशिश की गई। भारतीय वायुसेना प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल को भी निशाना बनाया गया। हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, और ज्यादा जानकारी अपडेट आप सभी को करेंगे। राजीव, इस वक्त क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से इस पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश की, जिसे भारत ने नेस्तनाबूद किया? बिल्कुल, पाकिस्तान जो है आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकता, इस कारण इस तरह की हरकत करता रहता है। पाकिस्तान जो है कि हैकर्स ने जो हमारे सेना के वेबसाइट्स उसको हैक करने की कोशिश की, उससे नाकामी हाथ लगे। पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद उसके बाद एलओसी पर जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, भारतीय सेना की ओर से लगातार जवाब दिया रहा है, तो पाकिस्तान बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। यही वजह है कि आमने सामने की लड़ाई वो नहीं लड़ सकता है, भारतीय सेना के सीधा हमला नहीं कर सकता, तो परोक्ष रूप से वो हैकर्स के जरिए जो भारतीय सेना के वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यहाँ भी नाकामी हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका। और जब भारतीय फौज और भारतीय हैकर्स अगर हैकिंग पे आ जाएंगे तो किस तरह से पूरा पाकिस्तान अंधकार में डूब जाएगा और कैसे उसके एस्टेब्लिशमेंट तबाह होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, ये भविष्य में पता चलेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो खलीफा लगाया था, लेकिन खलीफा फेल हो गए। और भारत अगर लगाएगा तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान और परेशान होगा। तो देखिए, तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं और डिटेल्स भी दे रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की। पीछे से प्रहार करने की पुरानी परंपरा रही है पाकिस्तानियों की। बिल्कुल, और देखिए इसलिए हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि इन वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की गई। ये वो पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिनको बैन किया गया है। पाकिस्तान के तमाम यूट्यूब चैनल्स भी इसमें शामिल हैं जिनको बैन कर दिया गया इंडिया में, क्योंकि ये बाकायदा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम ने सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है। आतंकवादियों को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। जी हां, आतंकवादियों पर एक्शन लेने की खुली छूट है सेना को। प्रधानमंत्री ने यह दो टूक कहा है कि आतंकवाद का समूल नाश करो, विनाश करो। हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है
पीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास प्रकट किया। विकास, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई के तरीके, किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है, यह तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बलों को है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और इससे बेचैनी पाकिस्तान में सीमा पार बैठे जो आतंकी हैं, जो उनके आका हैं, उनकी दिल की धड़कनें इससे बढ़ रही होंगी और निश्चित तौर पर बहुत परेशान है कि भारत कब क्या करेगा उन्हें नहीं मालूम। इसीलिए कुछ अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं तो कुछ अपने परिवार को लंदन, पेरिस यानी पाकिस्तान से हटाकर शिफ्ट करा रहे हैं। तो ये बेचैनी आप समझ सकते हैं। और बात बात पर जो परमाणु बम गिराने की धमकी दी जाती है, यानी कि उनको पता है कि भारत मुंहतोड़ करारा प्रहार करेगा, कब करेगा ये उन्हें नहीं मालूम। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और दुश्मनों के लिए तो पूरी तरह से चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं सेना को पूरा अधिकार दिया गया है, सशस्त्र बल ये चुनाव करें, सही वक्त, समय, जगह, ये दिन, तारीख वो निर्धारित करें। दुश्मन को नुकसान पहुंचना चाहिए, उनका विनाश होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए और फिर से वो आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ ना देखें। मैसेज क्लियर है विकास। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आईएसआई के कब्जे में होता है, सेना का कठपुतली होता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री सेना को फ्री हैंड देता है कि जाओ, जो करना है करके आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज दो टूक कह दिया कि समूल नाश कर दो आतंकवाद का, ये हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तारीख कौन सी होगी, समय कौन सा होगा, ठिकाना कौन सा होगा, ये सब कुछ आप तय करो, बस पाकिस्तान को सबक सिखा के आओ। पीएम मोदी का ये बड़ा बयान है और इस खबर पर हमारे सहयोगी हिमांशु अगर हमें मिल पाएंगे तो हम उनको ग्राउंड जीरो से जोड़ेंगे ताकि हम सुनवा पाएँ कि क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक में, जो तमाम सेना के प्रमुख थे, एनएसए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, उनके बीच क्या कुछ कहा है। तो ये अपने आप में बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी न्यूज। कार्रवाई के तरीके सेना तय करे, प्रधानमंत्री ने यह कहा। आतंकवादियों पर कार्रवाई की खुली छूट पीएम ने दी है। पहलगाम हमले को लेकर यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ये अपडेट इस वक्त लगातार बैठक चल रही है और अपडेट्स आप सभी तक पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल की धड़कनें किसकी तेज और कौन बेचैन? पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है कि भारत जब स्ट्राइक करेगा, भारत जब प्रहार करेगा, निश्चित तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और क्योंकि आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं, इसलिए पीएम के इस संदेश में अगर ध्यान से और गौर से सुने विकास, तो इसमें सब कुछ क्लियर है कि सेना, सशस्त्र बल ये तय करे, जगह, कार्रवाई, समय, दिन, तारीख, ये सब आप तय करें। मकसद क्या? दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और क्लियर करना कि दोबारा ये हिम्मत, ये आंखें हिंदुस्तान की सीमा की तरफ ना उठें। पहलगाम पर आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किया गया अंतिम आतंकी हमला शामिल हो, ये बात तय करना चाहते हैं इन फोर्सेस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए उन्होंने बिहार के मधुबनी में कहा था कि समय आ गया है आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का। सीधा रुख कर लेंगे हिमांशु का। हिमांशु, ये बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, क्या है इस वक्त इनपुट आपके पास? दर्शकों को अपडेट करें हिमांशु। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें रक्षा मंत्री भी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे और इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसमें प्रधानमंत्री ने ये बहुत साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी हमला पहलगाम में हुआ है उसके बाद भारत सरकार को या भारत को जो जवाबी कार्रवाई करना है, उसका तरीका क्या हो, समय क्या हो, इसकी पूरी छूट जो है वो सुरक्षा बलों को सरकार की तरफ से दी गई है। यानी जो आर्मी है वो अब पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह अपने ऑपरेशनल रेडीनेस के हिसाब से जवाबी कार्रवाई कर सकती है। जवाबी कार्रवाई किस तरह की हो, कहाँ पर की जाए, किस वक्त की जाए, ये जो ऑपरेशनल जो भी इश्यूज हैं, इन सब पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सरकार ने सुरक्षा बलों को दे दिया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में हमारा पूर्ण विश्वास है। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रतिक्रिया दी थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसमें उन्होंने दो बातें कही थी। पहला
कि हमारी ये प्रमुखता होगी कि जो लोग भी हिमांशु दोषी जरा ये हैं इस बताइए, हमले के पाकिस्तान खिलाफ, तो पहले से उन्हें ही हम, बौखलाया हुआ, जल्दी से बेचैन है, जल्दी- डर के साए में जी रहा है। अब जब ये खबर हम ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, निश्चित तौर पर भारत के जरिए वहां पर पहुंचेंगी, वो तमाम चैनल्स देखते हैं, तो ये मैसेज जब जा रहा होगा तो पाकिस्तान में तो बौखलाहट और बढ़ जाएगी, बेचैन और हो जाएंगे, डर काफी बढ़ जाएगा। जलाब खाने के बाद जो स्थिति होती है हिमांशु, वो हो जाएगी पाकिस्तान की स्थिति। देखिए निश्चित तौर पर देखिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक बहुत ही सख्त मैसेज प्रधानमंत्री ने जो इस बैठक में कहा है, वो एक बहुत साफ मैसेज पाकिस्तान को भी है कि अब भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब एक महत्वपूर्ण बैठक में जिसमें सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उस बैठक में अगर प्रधानमंत्री बहुत साफ तौर पर ये कहते हैं कि अब सुरक्षा बलों को ये तय करना है कि भारत की जवाबी कार्रवाई कहां पर होगी, किस वक्त होगी और कैसे होगी, इसकी पूरी स्वतंत्रता सुरक्षा बलों के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा सख्त मैसेज मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए है कि भारत जो है वो अब जवाबी कार्रवाई करेगा। ये अब बिल्कुल स्पष्ट लगता है आज की बैठक के बाद। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि देश को पूरा विश्वास है हमारे सुरक्षा बलों की जो क्षमता है उस पर, और इसको देखते हुए ही सरकार की तरफ से अब सुरक्षा बलों को अधिकृत किया गया है कि वो जवाबी कार्रवाई किस तरह की जाए, किस वक्त की जाए, कहां की जाए, इसके बारे में अंतिम फैसला लें। और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी हिमांशु, कल हमने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुना था और उन्होंने कहा था कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ये जो भय था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में, आज वहाँ की एक चिट्ठी लीक हो गई है जो कि मीडिया तक ये खबर नहीं जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रावलपिंडी में हॉस्पिटलाइज हैं। वो चिट्ठी भी लीक हो गई जिसमें लिखा था कि ये जानकारी जो है मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। क्या पाकिस्तान के तमाम अफसरों के बच्चों और परिवारों को विदेशों में शिफ्ट कर दिया गया है पहले से ही? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सुरक्षित ठिकाने, क्योंकि अस्पताल पर कोई हमला नहीं करता, उस जगह पनाह ले चुके हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं और आज की बैठक देखिए निश्चित तौर पर, और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसमें प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हम न सिर्फ उन लोगों को जो दोषी हैं इस आतंकी हमले के, उनको नहीं बख्शेंगे, बल्कि जो आतंकवाद का जो ढांचा है उसको एक बार में हर समय के लिए हम खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। और उसके 24 घंटे के बाद रक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी सेना के वॉर रूम में, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि न सिर्फ उन लोगों को हम नष्ट करें जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, बल्कि उनके जो हैंडलर्स हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, आज जो लगातार भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद फैला रहे हैं, उसके जो सोर्स हैं, उसका जो स्रोत है, उसको हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। और निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पूरी कड़ियां हैं, जो पहले बयान आए और अब जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान को अब ये साफ संदेश मिल चुका है कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये जवाबी कार्रवाई कब होगी, कहां होगी, किस वक्त होगी, इसकी पूरी स्वतंत्रता जो है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों के लिए छोड़ दिया है। और अब से देश के जो सुरक्षा बल है उनको यह तय करना होगा कि इसकी मोडालिटीज क्या हो। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर डिटेल भरी जानकारी दर्शकों तक रखने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। देखिए, लगातार देश का जो मिजाज है वो बहुत गर्म है, तेवर तल्ख है और होना भी चाहिए विकास, क्योंकि देश पर अटैक हुआ। बिल्कुल। और देखिए, अब देखना होगा कि ये खबर आने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज हुसैन कितने दिनों तक, शहबाज शरीफ जो है वो अस्पताल में ही अपने आप को एडमिट रखते हैं। चलिए खबर पे आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले से पूरा देश सन्न है, तो कश्मीर में पर्यटकों का पर भी इसका खासा असर जरूर पड़ा है। देखिए, जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन कुछ ऐसे टूरिस्ट भी हैं जो आतंक और आतंकवाद को जवाब भी दे रहे हैं जाकर। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, कश्मीर समेत पूरा देश हिल गया। सैलानियों की वजह से जो कश्मीर बदल रही है, अचानक लोग बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं, तो कुछ सैलानी ऐसे भी हैं जो आतंक को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और यहां पहुंच रहे हैं। कल भी 1300 पर्यटक पहलगाम आए। दरअसल एक हफ्ता पहले जब ये नरसिंह हत्याकांड हुआ, 8-10 हज़ार पर्यटक यहाँ आते थे, वो तादाद 1300 के आसपास पहुंची है। कोई डर वगैरह तो नहीं? सर, अभी थोड़ा मार्केट खुला है, पहले बंद था और श्रीनगर वगैरह तो पूरा खुला ही है। अच्छा।
अच्छा घूम रहे हैं अभी इधर। दिस इज अमेजिंग, यहाँ पे घूमना अच्छा लग रहा है। लोकल लोगों का क्या कैसा व्यवहार रहा? लोकल लोगों का एकदम बिल्कुल ही व्यवहार बहुत ही मस्त है। एक तरफ सरकार ने पाकिस्तान को उसके कुकर्मों की सजा देने की प्लानिंग तैयार कर दी है, तो दूसरी तरफ ये सैलानी आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। पहलगाम हमले पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग छिड़ी है और इस बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के। पहलगाम पर पॉलिटिक्स का नया चैप्टर उत्तर प्रदेश के देवरिया में खुला तो बात दूर तक गई। सीएम योगी ने पहलगाम पर अखिलेश यादव को घेरा, पूछा कि समाजवादी पार्टी के लीडर हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ये कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। देवरिया में सीएम योगी ने कानपुर के शुभम द्विवेदी का मुद्दा भी उठाया, समाजवादी पार्टी पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। सीएम योगी के बयानों से समाजवादी खेमे में विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। बहुत मुमकिन है इस मुद्दे पर राजनीति का पारा अभी और चढ़ेगा। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया था। जो लोग मेडिकल वीजा पर भारत आए, उनके भारत छोड़ने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। और कई ऐसे लोग हैं जिनका भारत में गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा था, लेकिन दो मुल्कों के तल्ख होते रिश्तों में उनकी उम्मीदें कैसे टूटी, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आंसू, ये बेबसी, ये बेचैनी बहुत कुछ बयां करती है। कराची की नूरजहां के पास अल्फाज नहीं है, हिम्मत नहीं है तो सिर्फ बेबसी के आंसू। नूरजहां कराची से मुंबई आई थी, दोनों किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी। नूरजहां के पास मई महीने तक का वीजा था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद सब बदल गया। नई जिंदगी की उम्मीद को ग्रहण लग गया। इलाज बीच में छोड़कर नूरजहां को पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। मैं यहाँ इलाज करवाने आई थी, मेरे गुर्दे फेल है तो ट्रांसप्लांट का भी करवाना था मुझे, मगर यहाँ अभी कुछ ऐसा सेटिंग बनी नहीं। नूरजहां जितने सदमे में है उतने ही गमगीन परिवार वाले भी हैं। उम्मीद थी कि भारत में सस्ता इलाज हो जाएगा, लेकिन दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खी ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। पहलगाम का जिक्र आते ही नूरजहां का गला भर आता है। जो वो अच्छा नहीं हुआ, दोनों मुल्कों के लिए अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान की आतंक परस्ती का खामियाजा नूरजहां जैसे जाने कितने लोगों को चुकाना पड़ रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पूरा देश अलर्ट मोड पर है और सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ भी अभियान छेड़ दिया है। देखिए, गुजरात अहमदाबाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ ऐसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन लिया है। अहमदाबाद में दिखा योगी मॉडल। प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो अवैध निर्माण नेस्तानुबूत हो गया। प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो अवैध रूप से बनाए गए सभी बस्तियों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीरें अहमदाबाद के चंदौली झील इलाके की हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। लेकिन अब प्रशासन ने कसम खाई है कि कोई भी हिंदुस्तान में अवैध रूप से नहीं रह सकता। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। कार्रवाई के वक्त मौके पर 2000 से भी ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती थी। तो पुलिस ने पिछले 2 दिनों में 890 संदिग्धों को पकड़ा है, जबकि पिछले 6 वर्षों में इस इलाके में 251 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आशु, क्या खबर है? बिल्कुल, न्यूज हेडक्वार्टर में लगातार ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री निवास पहुंचे हैं। पीएम मोदी से मिलने गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जहां पीएम से मुलाकात
होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, विकास लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। एक बैठक खत्म हुई, दूसरी शुरू हो जाती है और लगातार चाहे सीडीएस हो, सबके एक कोऑर्डिनेशन है। लेकिन ये अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री मिलने पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तीनों चीफ भी वहां मौजूद थे, सीडीएस भी मौजूद थे और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद थे। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने। जितनी बाहरी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, ऐसे हालात में उतनी आंतरिक सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सुरक्षा का सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग बैठकों के जरिए उसका परीक्षण कर रहे हैं। और इस वक्त जो गृह मंत्री हैं, देश के आंतरिक सुरक्षा जिनके दायरे में आती है, वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। तकरीबन 1.5 घंटे लंबी बैठक चली थी रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस और एनएसए के साथ। वो बैठक खत्म हुए आधा घंटा ही हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। बिल्कुल, बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, लेकिन साथ साथ आंतरिक दुश्मन भी, जो वायरस है, उसका भी सफाया करना है। ये एक चुनौती है और सरकार को हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पुख्ता रखनी है। बिल्कुल, तो जो बात कल आपने ट्विटर पे लिखी थी ना कि पाकिस्तान के परमाणु बम के बजाय अंदर के कीटाणु बम से ज्यादा खतरा है, तो उसका इलाज भी अमित शाह करेंगे। वो इसलिए कि जब हमला होता है तो मानकर चलिए कि पाकिस्तान ने ठीक है डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन मिलीभगत किसकी थी, नेक्सस में कौन कौन थे, बिना किसी सहयोग के आप बॉर्डर के इस तरफ से आ जाते हैं, हथियार मुहैया भी हो जाता है, सब कुछ अटैक हो जाता है, तो सवाल तो उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे, क्योंकि इस पर भी जांच की बात होती है। तो बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, हर एक लिहाज से, हर एक तैयारी पर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की नजर है, पैनी नजर है। बिल्कुल, और पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। इस खबर से जुड़े हुए अपडेट के लिए आप एनडीटीवी पर बने रहिए। बात करते हैं अगली खबर की। ये खबर कनाडा से है। कनाडा के आम चुनाव में एक बार फिर से लिबरल पार्टी की जीत हो गई। देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स की 343 सीटों में से 167 सीटों पर जीत दर्ज की है। मार्क कार्नी, जिनकी पार्टी ने कनाडा के चुनाव में फिर से अपना दम दिखा दिया है। मार्क कार्नी, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 1 महीने पहले ही जस्टिन ट्रूडो से सत्ता की बागडोर संभाली थी और अब उन्होंने आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। लिबरल पार्टी की इस वापसी को असंभव सी जीत कहा जा रहा है, खासकर तब जब आर्थिक अस्थिरता और अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते चुनाव के केंद्र में थे। इस जीत के बाद कार्नी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके, जो कभी नहीं होगा। कनाडा के आम चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां बड़ा मुद्दा रहीं। ट्रंप ने न सिर्फ कनाडियाई सामानों पर भारी शुल्क लगाया, बल्कि ये तक कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। लेकिन कार्नी ने ट्रंप के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। अब देखिए जरा, आपको बता दें कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तो आप जानते हैं, याद ही होंगे, ट्रूडो की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों पर काफी असर पड़ा और ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बता दिया था। देखिए, अब सवाल यह है कि कनाडा में मार्क कार्नी की बड़ी जीत के बाद इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा। जानिए मार्क कार्नी भारत के बारे में क्या सोच रखते हैं। चुनावी रैली खत्म होने के पहले कनाडा के एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान कार्नी ने क्या कहा था, वो भी हम आप सबको बताएंगे, ताकि भारत और कनाडा के रिश्ते किस हिस्से में जाएंगे, क्या रुख लेंगे, वो आपको पता चल सके। देखिए, भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव है, लेकिन हमारी वजह से नहीं, संबंधों को एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ बनाने और आगे बढ़ाने का ये रास्ता है और यही सही रास्ता भी होता है, लेकिन अगर दूसरा देश सम्मान करे तब। भारत और कनाडा का रिश्ता कई स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण है। निजी संबंधों, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भी इसकी खास अहमियत है। हिली हुई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत कनाडा जैसे देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मार्क कार्नी कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय से संवाद बनाने में भी यकीन रखते हैं। 6 अप्रैल को टोरंटो के एक हिंदू मंदिर में पहुंचे कार्नी ने लोगों को रामनवमी की बधाई भी दी थी। तो कार्नी ने अपने इंटरव्यू के दौरान भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में ही कनाडा और भारत दोनों का जो साझा हित करार दिया था। वो भी इस बात से साबित होता है कि मार्क कार्नी किस तरह से जस्टिन ट्रूडो से बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, हालांकि दोनों एक ही पार्टी के हैं।
अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर जो है वो तेलंगाना से है। तेलंगाना के जगत्याल जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ एक मां अपने कम उम्र के बच्चे को बुरी तरह से पीटती हुई नजर आई। लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चार 5 साल की नाजुक सी उम्र और इतना सारा जुल्म। अफसोस की इंतहा ये है कि इस बेरहमी से बच्चे को पीटने वाली महिला उसकी मां ही है। तस्वीरें देखिए, नन्हे से शरीर पर भारी भरकम महिला पैर से मार रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके ऊपर खड़े होने की भी कोशिश कर रही है। रमा नाम की इस महिला ने पहले अपने बच्चे को लात से मारा और फिर उसके बाद भी मन नहीं भरा तो थप्पड़ बरसा दिए। किसी हट्टे कट्टे शख्स को भी इस बुरी तरह से पीटा जाए तो उसे भी चोट लगेगी, लेकिन सोचिए मासूम बच्चे ने इस हैवानियत को किस कदर बर्दाश्त किया होगा। ये रोज का मामला है और इससे तंग आकर ही पड़ोसियों ने वीडियो वायरल किया है। आरोपी का पति दुबई में है। प्रशासन ने बच्चे को सहायता केंद्र भेजा है। अब देखना होगा कि महिला पर क्या कार्रवाई होती है।